और जबकि राजा भोग ने शहजादी की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, तो अब मैं शहजादी और राजे भोग की शादी के लिए तैयार हूँ। पुराने ज़माने की बात है कि पाकिस्तान के मशहूर पिंड चकवाल में एक चौधरी रहता था जिसे लोग राजा भोग के नाम से जानते थे। राजा भोग चलने फिरने वाला आदमी था। एक दिन राजा भोग अपनी खेत में गया हुआ था और अपनी फसल की देखभाल कर रहा था। इसी लम्हे इसने अचानक एक बहुत बड़े सांप को देखा जो एक गार के सामने अपनी बिल पर बैठा हुआ था। इतना बड़ा सांप देखकर राजा भोग डर गया और सांप को कुछ नहीं कहा और फिर वापस घर आ गया। किसी से इसने इसका जिक्र नहीं किया। दिन गुजरते गए और जब राजा भोग कुछ दिनों बाद दोबारा अपने खेतों में गया तो इस बार राजा भोग अपने साथ एक मजबूत लाठी ले गया और इसने फिर सांप को इसी जगह पाया तो सांप इसकी तरफ बढ़ा तो राजा भोग ने कुछ कदम पीछे किए और अपनी लाठी कस ली। सांप इंसानों वाली ज़ुबान में बोला, मुझसे डरो नहीं और ना मुझे मारो। राजा भोग इसकी आवाज़ सुनकर हैरान का हैरान रह गया और अपनी लाठी नीचे कर ली। सांप ने कहा, मुझे मारो नहीं और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं और मेरी बीवी तुम्हारी इस खेत की एक गहरी गार वाली बिल में रहते हैं जो कि मुझे ये जगह रहने के लिए बहुत मुनासिब लगी। कोई ख़तरा भी नहीं क्योंकि यहाँ आसपास के इलाकों में भी हमारी ही मखलूक रहती हैं। मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे काम आऊँगा और तुम मेरे काम आना। जिस तरह तुम अपने गांव में चौधरी हो इसी तरह मैं भी अपनी कुछ ज़ातों का राजा हूँ। अगर तुम इस दोस्ती के लिए राज़ी हो तो हाथ आगे बढ़ाओ और आज ही अपनी दोस्ती की बुनियाद रखते हैं। राजा भोग पहले तो काफ़ी गहरी सोच में पड़ा रहा और फिर बोला, मुझे कबूल है। इसी तरह राजा भोग और सांप के दरमियान दोस्ती हो गई। अब राजा भोग रोज़ एक मुकर्रर करदा वक्त में सांप से मुलाकात के लिए जाता और दोनों खूब बातें करते। वक्त गुजरता गया। इसी तरह सांप और राजा भोग के दरमियान दोस्ती मजबूत होती चली गई। एक दिन राजा भोग अपनी खेतों में गया हुआ था तो सांप ने इसे देखा और इसके पास आया और कहने लगा कि मेरे राजा दोस्त, मुझे दूर के एक इलाके में किसी मीटिंग में जाना पड़ गया है जो कि ज़रूरी भी है और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं रात को निकल पड़ूंगा तो तुम मेरे घर का ख्याल रखना। राजा भोग ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने दोस्त के घर का ख्याल रखूंगा। तो सांप रात को अपने सफ़र पर रवाना हो गया और जब अगले दिन राजा भोग अपनी खेतों में चक्कर लगाने आया तो इसने एक अजीब माजरा देखा कि इसके दोस्त सांप की बीवी एक साथ वाले इलाके के सांप के साथ रंगरलियां मना रही है। राजा भोग को ये बहुत बुरा लगा और गुस्से से सांप को मारने की नीयत से आगे बढ़ा और फ़ौरन अपनी तलवार से सांप पर हमला किया तो इसके दोस्त सांप की बीवी सपनी इस सांप को बचाने के लिए आगे आ गई, जिससे तलवार सपनी की दुम पे लगी और हल्की सी कट गई और सांप भाग गया। तो इस पर सपनी राजा भोग पर गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि आने दो मेरे मियाँ सांप को, जितना बड़ा और जहरीला वो है तुम्हारे पूरे इलाके को एक फूंक से जला देगा। जब वो आएगा तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। और राजा भोग परेशानी में वापस घर चला आया। कुछ दिन गुजरे और सांप वापस अपने घर आ गया और इसकी बीवी सपनी ने सांप से कहा कि तुम मुझे घर अकेली छोड़ गए थे तो तुम्हारे दोस्त राजा भोग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो खेतों में आया हुआ था और मैं बिल से बाहर निकलकर गार के सामने एक पत्थर पर बैठी बाहर का नज़ारा देख रही थी कि अचानक राजा भोग ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझ पर अपनी तलवार से जानलेवा हमला किया और मैं फ़ौरन भागकर बिल में घुस गई और तलवार मेरी दुम पर लगी और मैं बच गई। अपनी दुम पर तलवार का निशान सांप को दिखाया और सांप ये सारा माजरा सुनकर आग भगोला हो गया कि राजा भोग ने यह गद्दारी क्यों की और गुस्से से राजा भोग के घर की तरफ चल पड़ा। और इधर राजा भोग की बीवी इससे मुसलसल परेशानी की वजह पूछे जा रही थी और वो इस परेशानी में भी था कि दोस्त सांप ने इस दोस्ती को किसी को ना बताने का भी बोला हुआ था। इतने में सांप चुपके से इनके घर में दाखिल हो गया और राजा भोग के कमरे में बेड के नीचे छुप कर बैठ गया कि जैसे ही इसकी बीवी कमरे से बाहर जाएगी तो मैं इसको ढस लूँगा और इसे बेदर्दी से तड़पा तड़पा कर मारूँगा। इसी दौरान राजा भोग की बीवी इससे मुसलसल इस चीज़ की ज़िद किए जा रही थी कि बताओ आखिर क्या परेशानी है, क्या वजह है। तो राजा भोग ने अपनी बीवी के मुसलसल इसरार और ज़िद से तंग आकर सारा माजरा सुना दिया और बोला कि अब मैं बहुत परेशान हूँ कि सांप मुझ पर एतमाद नहीं करेगा
और मुझे मार डालेगा। सांप ने यह सारा किस्सा सुन लिया और जैसे ही राजे भोग की बीवी कमरे से बाहर गई तो सांप बेड के नीचे से निकलकर राजे भोग के सामने आया। राजा भोग डर गया और खौफ खाने लगा। तो सांप ने कहा, घबराओ नहीं, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, मुझे तुम पर एतमाद है, तुम मेरे साथ अभी गार में चलो। इस वक्त सांप और राजा भोग खेतों में पहुंच गए और जब दोनों इस गार में पहुंचे तो सांप ने अपनी बीवी से कहा, अब बताओ कौन झूठा है और कौन हक पर है। तो सांप की बीवी सपनी ने अपनी मकारियां चलाईं और जबकि राजे भोग ने सब सच सच बता दिया जो जैसे हुआ था। अभी ये बहस जारी थी कि इतने में गार के दरवाजे पर एक छोटे से सुराख से कुछ चूंटियां बाहर निकलीं और बहस की वजह दरियाफ्त की। तो चूंटियां बोलीं, तुम्हारी बीवी सपनी झूठ बोल रही है, हम सब देख रही थीं और राजा भोग हक पर है, हम इसकी गवाही दे सकती हैं। और सांप की बीवी सपनी तुरंत खामोश हो गई। सांप अपनी बीवी सपनी के मकार की वजह से बहुत गुस्से में आ गया और इसी वक्त सांप ने सपनी को मार दिया और राजे भोग की मुखलसी और दोस्ती पर बहुत खुश हुआ और मज़ीद दोस्ती पक्की हो गई। इसी मुखलसी पर सांप ने राजे भोग को एक राज दिया और साथ ये भी नसीहत की कि अगर तुमने ये राज किसी को बता दिया तो ये अमल तुझसे जाता रहेगा और मैं भी हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दूंगा। तो राजे भोग ने यह बात हमेशा राज रखने का वादा किया। फिर सांप ने इसके कान में फूंक मारी जिससे कुछ लम्हे के लिए राजे भोग पर अजीब सी कैफियत तारी हुई और फिर राजे भोग को हर जानदार की बोली समझ आने लगी। और सांप ने कहा, क्या याद करोगे, अब इसको राज रखना वरना तुम हमेशा के लिए इससे महरूम हो जाओगे। राजा भोग ने हाँ में सर हिलाया और सारी ज़िंदगी इसका जिक्र ना करने का वादा किया। इसी तरह सांप और राजे भोग की दोस्ती मज़ीद गहरी होती चली गई। दिन गुजरते गए। एक दिन राजा भोग और इसकी बीवी घर में इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे। इसी दौरान खाना खाते हुए रोटी के कुछ टुकड़े नीचे भी गिरे। कुछ कीड़े मकोड़े वो रोटी के गिरे हुए टुकड़े उठा रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी लंबी टांगों वाला मकोड़ा आया और एक छोटी सी चूंटी से एक टुकड़ा छीनने लगा। तो इस छोटी चूंटी ने बड़े मकोड़े से कहा, तुम मुझसे रोटी क्यों छीन रहे हो, इतनी लंबी तेरी टांगें हैं, तो आगे जाकर और टुकड़ा उठा लो। तो इस पर राजे भोग की हंसी निकल गई। साथ बैठी हुई इसकी बीवी ने पूछा, चौधरी साहब क्या हुआ है, तुम क्यों हंसे हो। चूँकि इसने सांप से वादा किया हुआ था तो इसने बात टाल मटोल की और कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही हंसी निकली। इसकी बीवी ने कहा, नहीं मुझे बताओ क्या बात है, इस तरह ऐसे कोई नहीं हंसता। राजे भोग ने फिर कहा, नहीं कुछ नहीं। इसकी बीवी ने अपने कपड़े ठीक किए कि शायद मेरी वजह से हंसे हों, लेकिन फिर इसने इसरार किया और सख्त लहजे में बोली, क्या वजह है, बता क्यों नहीं रहे, मुझसे ज़रूर कुछ छुपाया जा रहा है, बताओ मुझे क्या बात है। राजे भोग ने अब वादा किया हुआ था, अगर वो ये राज खोल दे तो सांप से दोस्ती भी जाएगी और इसका राज अमल भी जाता रहेगा। इसने फिर बात को इग्नोर सा कर दिया कि कुछ नहीं हुआ। तो इसकी बीवी गुस्से से आग बगोला हो गई, क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मुझसे क्यों कुछ छुपा रहे हो। और साथ धमकी भी दे दी कि अगर मुझे बताया नहीं तो मैं अपने मेके चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। तो इस बात पर राजे भोग को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ठीक है चली जाओ, मैं और शादी कर लूँगा। इसकी बीवी ये बात सुनकर चौंक गई और ज़िद में आकर कहने लगी कि अगर तुम्हें शादी का इतना ही शौक़ है तो फलां बादशाह की बेटी से शादी करो, पहले इसकी शर्तें पूरी करना, फिर इससे निकाह करना, लग पता जाएगा, और फिर मुझे तुम्हारी नुकरानी बनकर रहना भी कबूल होगा। राजे भोग को इस बात पर बड़ा तअज्जुब हुआ और वो भी ज़िद में आ गया और अपनी बीवी की शर्त कबूल कर ली। और अगले दिन सुबह होते ही अपने दोस्त सांप से मिला और अपनी तलवार और घोड़ा लेकर सफ़र पर रवाना हो गया और इसने खूब घोड़ा दौड़ाया। वो एक जंगल के किनारे पर जा रहा था, शाम होने वाली थी। वो नमाज के लिए रुका और साथ ही एक बिल्कुल छोटी सी नहर थी जिसमें पानी चल रहा था। राजे भोग ने अपने घोड़े को एक शाख के साथ बांध दिया और वज़ू के लिए इस छोटी सी नहर पर गया और वज़ू करने लगा। इतने में इसने एक चूंटी की आवाज़ सुनी जो पानी में बहती हुई आ रही थी। वो पुकार रही थी कि कोई मुझे सुन रहा है क्या, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे इस पानी से बाहर निकाले और अल्लाह इसका भला करेगा। राजे भोग को तो सारे जानदारों की बोलियां समझ आती थीं। इसने जब इस चूंटी की धूक भरी आवाज़ सुनी तो इसे तरस आ गया और इसने इस चूंटी को अपनी तलवार के ज़रिए निकाल कर किनारे पर रख दिया। चूंटी ने कहा, ये तो बड़ा ख़तरनाक जंगल है, इसमें तो कभी कोई आया ही नहीं, ये शख्स यहाँ कैसे आया है,
शायद अल्लाह ने इसे मेरी मदद के लिए भेजा होगा। ये सुनकर राजा भोग मुस्कुराया और इस चूंटी से कहने लगा, हाँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। चूंटी ये सुनकर हैरान रह गई कि इस आदमी को हमारी ज़ुबान भी समझ आती है। फिर इसने राजा भोग से पूछा कि अल्लाह के बंदे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे और कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो राजा भोग ने अपना सारा किस्सा सुना दिया और अब फलां शहज़ादी के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूँ। चूंटी ने जब ये सारा माजरा सुना तो इसने मदद करने पर राजा भोग को अपनी मूंछ का एक बाल दिया और कहा कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ी तुम इस बाल को ता देना और हम फ़ौरन हाज़िर होंगे। और इसने राजा भोग से कहा कि मैं अपनी फ़ौज का सरबराह हूँ। राजा भोग ने कहा, भला ये बाल मेरे किस काम आना? फिर इसने चूंटी के इसरार पर वो बाल अपने पास रख लिया। चूंटी चली गई और राजा भोग ने नमाज अदा की, फिर अपने सफ़र पर हो लिया। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और राजा भोग तेज़ी से घोड़ा भगाए हुए जंगल के अंदरूनी हिस्से से गुजर रहा था। जंगल घना था, हर तरफ सुनाटा छाया हुआ था, बस इसके घोड़े के कदमों की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। इसी दौरान इसने अचानक सामने दूर के फासले पर कुछ आदमियों को देखा, महसूस किया। इसने खुद को मजबूत कर लिया और चलते चलते इनके पास पहुंच गया और जब देखा तो वो 4 आदमी थे, हाथों में चमकती हुई तलवारें। राजा भोग ने कहा, तुम लोग कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोका? वो बोले, हम तुम्हारे दुश्मन हैं, इससे आगे जाने के लिए पहले हमसे लड़ना होगा। ये सुनकर राजा भोग ने खुद को मज़ीद मजबूत किया और घोड़े से नीचे उतर आया, अपनी तलवार निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने राजा भोग पर हमला कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। काफ़ी देर लड़ाई होती रही, तलवारों की आवाज़ें चारों तरफ गूंजती रहीं। आखिरकार राजा भोग लड़ाई जीत गया और इनको ढेर कर दिया। लड़ाई के बाद वो 4 आदमी अपने असली रूप में आए तो वो जिन थे। जिन्नों ने राजा भोग से कहा कि हम तो जिन हैं और असल में हम तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे कि तुम साबित कदम रहते हो या फिर जाते हो। बस तुम साबित कदम रहे और अब आगे जाने के काबिल हो। और इन 4 जिन्नों ने राजा भोग को अनाम के तौर पर एक छोटा सा रुमाल दिया और कहा कि तुम इससे अपने हर मकसद में कामयाब हो सकते हो और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े तो इस रुमाल को छंटकना, हम ज़रूर हाज़िर होंगे। राजा भोग ने वो रुमाल ले लिया और अपने रास्ते पर हो लिया। आधी रात गुजर चुकी थी। इसने घोड़े को भगाया और सुबह होने तक वो जंगल के दूसरे किनारे पहुंच गया। इसने सफ़र जारी रखा और जैसे ही सूरज ने चारों तरफ अपनी रोशनी अच्छी तरह फैला दी तो राजा भोग भी अब तक इस शहज़ादी के गांव पहुंच चुका था। और जब वहां के लोगों को पता चला कि ये आदमी शहज़ादी के साथ शादी के लिए आया है तो उन्होंने राजा भोग से कहा कि शहज़ादी की शर्तें बहुत मुश्किल और अनोखी होती हैं, तुम कभी भी वो शर्तें पूरी नहीं कर पाओगे और फिर बादशाह तुम्हें मार डालेगा। और आज तक शहज़ादी की शर्तें कोई भी पूरी नहीं कर पाया और सभी को हमारी आंखों के सामने मार दिया गया। बस आखिरकार राजा भोग बादशाह के दरबार में पहुंचा। शाम हो चुकी थी। राजा भोग ने हर तरफ से शाही दरबार को देखा जो कि बेहद खूबसूरत बना हुआ था और हर तरफ खादमाएँ और ग़ुलाम ही ग़ुलाम नज़र आ रहे थे और हर लिहाज से बादशाह के चर्चे हो रहे थे। चुनाचे राजा भोग को कुछ सिपाही दरबार के अंदर ले गए जहां बादशाह और इसकी बेटी शहज़ादी अपनी अपनी नशीस्त पर तशरीफ़ फरमा थे। राजा भोग की नज़र जब शहज़ादी पर पड़ी तो वो देखते का देखता ही रह गया कि इतनी खूबसूरत शहज़ादी। फिर बादशाह के इशारे पर सिपाही राजा भोग को छोड़कर चले गए। बादशाह ने राजा भोग को करीब आने का इशारा किया। राजा भोग बादशाह के करीब गया, सलाम किया। बादशाह ने राजा भोग का हालो अहवाल पूछा और मकसद पूछा तो राजा भोग ने बता दिया कि किस मकसद के लिए यहाँ आया है। बादशाह ने कहा, ये मेरी बेटी है और शादी के लिए 3 शराइत होंगी। अगर तूने ये हमारी शराइत पूरी कर दी तो तुम्हारा निकाह मेरी बेटी से हो जाएगा और अगर तुम वो शराइत पूरी ना कर पाए तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। राजा भोग ने बादशाह से शर्तें दरियाफ्त कीं तो शहज़ादी ने ये 3 शर्तें राजा भोग के सामने पेश कीं। पहली शर्त ये कि 1 मन रेत और 1 मन खशखाश मिलाकर तुझे दे दी जाएगी जो तुमने एक रात के अंदर अंदर चुननी होगी, यानी खशखाश को मुकम्मल तौर पर रेत से अलग करना होगा और अगर खशखाश का एक दाना भी रेत से निकल आया तो शर्त कबूल नहीं की जाएगी। दूसरी शर्त ये कि इस गांव में एक पानी का पुराना कुआं है जो सिर्फ शहज़ादी के नाम पर चलता है, फिर पानी देता है, वरना नहीं। तो वो कुआं शहज़ादी के नाम के अलावा किसी और के नाम पे चलना चाहिए।
और तीसरी शर्त ये कि तुम्हें और शहज़ादी को एक कमरे में अलग-अलग बेड पर सुलाया जाएगा और तुमने बगैर छुए सिर्फ बोल कर किसी भी तरह शहज़ादी को बुलवाना है, और अगर तुम एक भी शर्त हार गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। राजे भोग ने कहा, मुझे शराइत कबूल हैं। चूँकि राजे भोग ने तमाम शराइत कबूल कर लीं तो राजे भोग को पहली शर्त दी गई और इसके साथ कुछ सिपाहियों को भेजा गया। चूँकि दरबार के बाहर इसे एक मखसूस जगह पर रेत और खशखास मिलाकर दे दी गई। रात शुरू हो गई और राजा भोग चारपाई पर बैठा सोचता रहा कि एक ही रात में ये काम करना है और मैं ये कैसे कर पाऊँगा। काफ़ी वक्त हो चुका था तो सोच की इस जद्दोजहद में इसे वो चूंटी वाला वाक़या याद आया। इसने सोचा कि हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। राजे भोग ने इस चूंटी की मूंछ का बाल निकाला और इसे हल्का सा सेका दिया तो इस दौरान फ़ौरन वही चूंटी राजे भोग के पास हाज़िर हुई, सलाम किया और बोली कि बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है। राजे भोग ने कहा कि ये मामला है और आधी रात से ज़्यादा रात गुजर चुकी है और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि क्या करूँ। तो इस पर चूंटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो 5 मिनट का भी काम नहीं। और फिर चूंटी ने फ़ौरन अपनी कौम को बुला लिया। वो तो देखते ही देखते बेशुमार चूंटियाँ जमा हो गईं और फिर इनकी सरदार ने इनको काम दे दिया। तो तमाम चूंटियाँ इस रेत और खशखास के मिलाए गए ढेर पर जमा हो गईं और रेत से खशखास अलहदा करने में लग गईं। 2 मिनट में तमाम चूंटियों ने सारी खशखास रेत से अलहदा कर दी और 2 अलग ढेरों में तकसीम कर दी। रेत का अलहदा एक ढेर लगा दिया और खशखास का अलहदा एक ढेर लगा दिया और राजा भोग चारपाई पर बैठा हुक्का पीता रहा। और जब ये काम हो गया तो चूंटी ने राजे भोग से इजाज़त ली और अपनी मखलूक को लेकर वापस जंगल में चली गई। अभी रात का तकरीबन तीसरा पहर था तो राजा भोग आराम से चारपाई पर सो गया और जब सुबह सादक हुई तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए और शहज़ादी भी चंद सिपाहियों के साथ राजे भोग के पास आन पहुंची और रेत पर मुर्गे छोड़े गए। तो राजे भोग ने हुक्के का सूटा लगाते हुए कहा, अगर चूंटियों की साफ़ की हुई मुर्गों को मिल जाए तो क्या ही कहने। यूँ मुर्गे मुसलसल 1 घंटा मेहनत करते रहे मगर एक दाना भी तलाश ना कर पाए। यह माजरा देखकर शहज़ादी और गांव के सारे लोग हैरान के हैरान रह गए। चुनाचे पहली शर्त मुकम्मल हुई। अब सिपाही राजे भोग को दूसरी शर्त यानी कुएं की तरफ ले गए। जब राजा भोग कुएं के पास पहुंचा तो राजे भोग ने देखा कि लोग मर्द और औरत आ रहे हैं और जो भी शहज़ादी के नाम पर कुएं को पुकारता है कुआं चल पड़ता है और वो पानी भर कर चला जाता है। और फिर राजे भोग को एक मखसूस वक्त दिया गया। राजा भोग सोच में पड़ गया और बैठा सोचने लगा। जब इसने अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए तो इसे वो 4 जिन्नों वाला वाक़या याद आया। राजे भोग ने अपनी जेब से वो जिन्नों का दिया हुआ छोटा सा रुमाल निकाला और इसे छनका तो वो 4 जिन्न राजे भोग के पास हाज़िर हुए। जिन्नों ने राजे भोग को सलाम किया और बोले, हुक्म कीजिए, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो राजे भोग ने इनको सारा माजरा सुनाया। तो जिन्नों ने कहा, यह कोई मसला ही नहीं। और फिर जिन्नों ने कहा कि हम 2 ऊपर वाली पुली को जकड़ लेंगे और 2 नीचे वाली पुली को जकड़ लेंगे। कुआं ज़रा सी भी हरकत नहीं करेगा, चाहे जिसका भी नाम पुकारा जाए सिवाय राजे भोग के नाम के। और चारों जिन अपने अपने काम पे लग गए। इतने में शहज़ादी भी अपने कुछ सिपाहियों के साथ आन पहुंची। लोग आते शहज़ादी का नाम पुकारते मगर कुआं कहाँ चले, वो तो ज़रा सा भी नहीं सरकता था। शहज़ादी ये सारा माजरा देख रही थी। लोग आते शहज़ादी का नाम पुकारते मगर कुआं ना चलता और पानी भरे बगैर वापस चले जाते। सारी दोपहर ऐसे ही गुजर गई। शाम होने को आई। काफ़ी लोग कुएं पर जमा हो चुके थे और पानी को तरस रहे थे। राजे भोग ने कहा, मेरा नाम पुकारो तो कुआं चलेगा वरना नहीं। इनमें कुछ लड़कियां भी थीं। वो बोलीं, हम क्यों तुम्हारा नाम लें, हम तो अपनी शहज़ादी का नाम पुकार कर पानी भरती थीं और अब भी शहज़ादी के नाम से ही पानी भरेंगी। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर कुआं नहीं चला। आखिरकार औरतों में से एक अधीड़ उम्र की औरत आगे बढ़ी और कहने लगी कि हमको किसी के नाम से क्या गर्ज, हमने तो पानी भरना है। और इस बूढ़ी औरत ने जैसे ही राजे भोग का नाम पुकारा तो कुआं ऊपर से पहले से कहीं ज़्यादा पानी निकालने लगा, क्योंकि अब जिन भी साथ कुआं चला रहे थे। इसी तरह फिर लोगों ने राजे भोग के नाम से पानी भरा और घरों को चले गए और दूसरी शर्त पूरी हुई। अब राजा भोग और शहज़ादी महल वापस चले गए और बादशाह ये सारा माजरा सुनकर बहुत हैरान हुआ। और फिर शाम ढलने लगी और शुरू हुई तीसरी शर्त। शहज़ादी और राजे भोग को एक अलहदा कमरा दिया गया। इस कमरे में 2 बेड थे
शहजादी और राजा भोग अपने अपने बेड पर लेट गए। रात शुरू हो गई। राजा भोग सोच में पड़ गया कि इसको हाथ भी नहीं लगाना और बातों के ज़रिए से ही बुलवाना है तो मुश्किल ही लग रहा है। फिर राजा भोग ने कुछ अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई, हंसी मजाक वाली बातें की, गुस्से वाली बातें की, मगर शहजादी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। राजा भोग थोड़ा परेशान हो गया कि शर्त भी आखिरी है, काम भी नहीं हो रहा, अल्लाह खैर करे। और शहजादी मुंह दुबाए लेटी हुई है जैसे मुंह में चने डाल रखे हों। राजा भोग ने मज़ीद अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए और आखिरकार वो इस मोड़ पे पहुंचा कि हो सकता है इस काम में भी जिन मदद कर दें। फिर राजा भोग ने अपनी जेब से वो छोटा सा रुमाल निकाला और इसे छंडका तो फ़ौरन वो जिन हाज़िर हो गए। सलाम करने के बाद बोले, जी हमारे लिए क्या हुक्म है? तो राजा भोग ने ये वाक़या सुनाया तो जिन्नों ने कहा, सिर्फ शहजादी को बुलवाना है, ये कोई मसला ही नहीं है, बस तुमने इस कमरे में मौजूद किसी भी चीज़ से कोई भी सवाल करना है, जवाब देना हमारा काम है। बस फिर अब जिन भी राजा भोग के साथ थे तो राजा भोग की परेशानी दूर होती हुई नजर आई। राजा भोग ने पहला सवाल शहजादी के पास पड़े हुए दिए से किया कि ए दिए, कोई अपनी ज़िंदगी की कहानी ही सुना दे। तो दिया बोला, राजा साहब मैं क्या अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊं, मैं तो इस शहजादी से बहुत तंग हूँ। राजा भोग ने हैरानगी से पूछा, वो कैसे? तो दिए ने जवाब दिया कि मैं आज से 3 साल पहले फलां ज़मीन में मट्टी था, फिर एक कुम्हार गया और वहाँ से बहुत सारी मट्टी लेके आया और जो मैं थी वो एक दिए का प्याला बनाने के हिस्से में आई। बस फिर मुझे कुम्हार ने एक मट्टी का प्याला बनाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। फिर मैं 1 महीने तक वहीं एक दुकान में पड़ा रहा और फिर मेरी किस्मत माड़ी कि ये गंदी रन बाज़ार में इस दुकान पर पहुंच गई और मुझे वहां से कुछ दामों के इव्ज़ ख़रीद कर महल में ले आई और अब ये शाम होते ही मुझ में तेल डालकर आग लगा देती है। ये खुद तो सारी रात सुकून से सो जाती है मगर मैं सारी रात इसकी वजह से जलता रहता हूँ। इसी दौरान शहजादी गुस्से से लाल पीली होकर बेड से उठी और दिए वाले प्याले को ज़मीन पे दे मारा। फिर राजा भोग ने शहजादी के बेड से बोला कि ए बेड, तुम सुनाओ कोई अपनी ज़िंदगी की कहानी। बेड दिए से भी ज़्यादा तंग था। वो बोला कि मैं फ़लाँ जंगल में एक खूबसूरत दरख्त था, बारिश होती, मौसम बदलते, परिंदों की रंग बिरंगी आवाज़ें आती, मतलब बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर एक दिन एक लकड़हारा इस जंगल में आन पहुंचा। इसने आते ही मुझे जड़ से उखाड़ डाला और मुझे ला कर बाज़ार में सस्ते दामों फ़रोख्त कर दिया। फिर मुझे आरे में से गुजार कर एक बेड बना दिया गया और एक बड़ी दुकान में सजा दिया गया। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ये मकारन औरत बाज़ार में इसी दुकान में जा घुसी और मेरी किस्मत माड़ी के इस मकार शहजादी ने मुझे वहाँ से ख़रीद लिया और यहाँ लाकर रख दिया। अब बिला नागा रात को ये मुझ पर खोते की तरह लेटियाँ लगाती है और मेरी चीखें निकलती रहती हैं। मैं इस औरत से बहुत तंग हूँ। इस दौरान शहजादी बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से बेड को कमरे से निकाल कर बाहर फेंक दिया और एक चारपाई रख कर लेट गई और गुस्से से भरी हुई और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। फिर राजा भोग ने शहजादी के गले वाले हार को मुखातब करते हुए कहा कि ऐ शहजादी के गले के हार, तेरी तो मौजें होंगी। हर वक्त जो शहजादी के साथ रहता। इसी वक्त हार राजा भोग की बात काटते हुए बोला, खाक मौजें हैं मेरी, मैं सबसे ज़्यादा तंग हूँ। राजा भोग ने हैरानगी से पूछा, वो कैसे? तो हार बहुत दुख भरी आवाज़ में बोला कि मेरी माड़ी किस्मत, मुझे इस बेवकूफ़ औरत ने गले में डाल तो रखा है पर जब से डाला है फिर कभी नहीं उतारा। जब रात को ये नहुस्तों की तरह सोती है तो कभी इधर करवट लेती है, कभी उधर करवट लेती है और इसके नीचे आ आकर मेरा बुरा हाल हुआ रहता है और मेरी चीखें निकलती रहती हैं। इस बदबख्त ने कभी मुझ पे तरस नहीं खाया और सबसे बड़ी बात ये कि ये महीना महीना नहाती ही नहीं, इससे बहुत गंदी बदबू आती है जिससे मैं हर वक्त बेहोश हुआ रहता हूँ। बस ये सुनना था कि शहजादी एकदम चारपाई से उठी और गुस्से से लाल पीली होकर राजा भोग से कहने लगी, तुम इंसान हो या कुछ और? फिर अपने गले से हार को खींचा और इसे दीवार में दे मारा और सिपाहियों को आवाज़ दी कि मैं मज़ीद इसके साथ नहीं रह सकती। राजा भोग ने नारा लगा दिया कि शहजादी बोल पड़ी। बस शहजादी की तीनों शर्तें पूरी हुईं। रात गुजरी। सुबह होते ही पूरे महल में हलचल मच गई कि राजा भोग ने शहजादी की 3 शर्तें पूरी कर दी हैं और फिर बादशाह ने महल में राजा भोग और शहजादी का निकाह पढ़वा दिया।
राजा भोग को बादशाह की तरफ से इनामात दिए गए और फिर राजा भोग अपनी शहजादी को लेकर अपने वतन को वापस हुआ। और वापसी का सफ़र बहुत निराला था। वो जंगलों में से खुशी से गुजर रहे थे और आखिरकार घर पहुँचे तो इसके पेंड चकवाल के सारे लोग हैरान भी थे और खुश भी। और इसके बहुत ही अच्छे दोस्त सांप ने इसकी वापसी पर बेहद खुशियाँ सजा रखी थीं और एक बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम भी किया गया था। और इसकी पहली बीवी बहुत हैरान हुई कि चौधरी साहब ने तो सच में ही कर दिखाया। और फिर इसने हमेशा के लिए अपनी ज़िद तोड़ दी और फिर राजा भोग के साथ शराफत से रहने का वादा किया। और राजा भोग भी अपनी दोनों बीवियों को एक जैसी इज्जत देता, प्यार और मोहब्बत से रखता और तीनों ने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की और हंसी खुशी रहने लगे।